अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जो बेसिकली रिवीजन भी है आप लोगों की मीट्रिक स्पेसिस से रिलेटेड। मीट्रिक स्पेसिस से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ड्राइव करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो होपफुली ये 2 वीडियोस या सिंगल वीडियो के अंदर इसको मैं कवर करूँगा। तो आप लोगों ने इसको कम्प्लीटली वॉच करना है और इसको देखने के बाद हम मीट्रिक स्पेसिस के तमाम कंटेंट्स को कवर कर चुके होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन है रियल वैल्यूड फंक्शन की। अ फंक्शन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए to R be a function clearly a domain f is A, and in other words f is defined on A। किसी भी सेट के ऊपर जो हमारे पास f डिफाइन हुआ है तो ये उसकी डोमेन है, और जो R है वो हमारे पास यूँ कह लें कि किसी भी फंक्शन जो x टू R हो या किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से रियल नंबर पे डिफाइन हो तो उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन का नाम देते हैं। मीट्रिक let x be a non-empty set and R be set of real numbers कि हमारे पास जो D है वो x क्रॉस x टू कार्टियन प्रोडक्ट है बेसिकली, x क्रॉस x टू R हो be a function, then D is called a metric on x and D satisfy each of the four condition कि हमारे पास x क्रॉस x से R पे कोई एक फंक्शन हो और ये D फंक्शन अगर इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हो तो हम ये कहते हैं कि फिर हम इस D को मीट्रिक का नाम दे देंगे। कैसे? dx1 x2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 कि अगर d इस टाइप का फंक्शन ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू 0 हो इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2 फॉर एनी एलिमेंट्स एनी टू एलिमेंट्स ऑफ x फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x। कि यहाँ पे जो एलिमेंट लिए गए हैं वो x से ही लिए गए हैं बेसिकली, जिन पे d डिफाइन है। d of x1 x2 is equal to 0 if and only if x1 is equal to x2। Similarly d of x1 x2 is equal to d of x2 x1 अगर हमारे पास सिमेट्री होल्ड कर रही है, इस प्रॉपर्टी का एक अपना नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और लास्टली डी ऑफ x1 x2 प्लस डी ऑफ x2 x3 ग्रेटर और इक्वल टू डी ऑफ x1 x3। ये यूं कह ले कि इसको यूं भी लिखा जा सकता है डी ऑफ xy लेसर इक्वल टू डी ऑफ xz प्लस डी ऑफ zx zy। तो ये हमारे पास क्या है कि कोई सी दो साइड का सम तीसरी से ग्रेटर होता है। ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी इसका बड़ा वेल नोन प्रॉपर्टी है, इसका एक अपना नाम है। तो अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो तो इसका नाम है कि हम कहते हैं कि D इज मीट्रिक, और इस पेयर को एक्स डी को हम क्या कहते हैं कि एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस। The non-negative real numbers dx1 x2 is called distance between point x1 and x2 in the metric D। non-negative real number dx1 x2 को ये याद रखिएगा, dx1 x2 चूंकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 था हमने कहा हुआ था, तो ये चूंकि नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। रियल नंबर का नॉन नेगेटिव का कैसे पता चला कि dx1 x2 d की डेफिनेशन के मुताबिक मीट्रिक की डेफिनेशन के मुताबिक ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, और d की जो डेफिनेशन थी जो डिफाइन था x क्रॉस x से r पे था, तो जब ये वैल्यू आती है तो इसका आंसर रियल नंबर आता है, इस वजह से ये रियल नंबर होता है। dx1 x2 ये हमारे पास डिस्टेंस भी हम इसको कहते हैं कि डिस्टेंस है। यूजुअल मीट्रिक ऑन आर, अगर हम आर क्रॉस एक्स जो है, एक्स हमारे पास अगर रियल नंबर हो, क्योंकि डी डिफाइन होता है एक्स क्रॉस एक्स टू आर, अगर वो एक्स रियल नंबर हो तो हम इसको कहते हैं यूजुअल मीट्रिक ऑन आर। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आर क्रॉस एक्स, आर क्रॉस आर से कि दो रियल नंबर कार्टियन प्रोडक्ट में जब आते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है वो कैसे डिफाइन होता है? x2 माइनस x1 मॉड, दो पॉइंट का डिफरेंस जो है, इसको हम यूजुअल मीट्रिक ऑन आर कहते हैं। यूजुअल मीट्रिक ऑन आर टू क्रॉस R2 का मतलब है कि दो एलिमेंट R2 के उनका डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उनका डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, क्योंकि कार्टियन प्रोडक्ट के अंदर जिस तरह हम कहते होते थे कि टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, तो x1 y1 x2 y2 इनका डिस्टेंस क्या आएगा? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। देन D is called usual metric on R2, या R2 D is usual metric space। यूजुअल मीट्रिक ऑन R3 पे इसी तरीके से यूजुअल मीट्रिक जब डिफाइन करवानी है तो D फ्रॉम R3 क्रॉस R3 टू R बी मीट्रिक ऑन R3 इज गिवन बाय, उसको हम क्या कहते हैं? dx1 y1 z1। इसी तरीके से जैसे टू डायमेंशनल में था तो थ्री डायमेंशनल में x में से x कंपोनेंट माइनस करके स्क्वायर ले लेंगे,
y में से y कंपोनेंट माइनस करके स्क्वायर ले लेंगे और z में से z कंपोनेंट माइनस करके स्क्वायर ले लेंगे और ओवरऑल स्क्वायर रूट। तो इसको हम कहते हैं कि यूजुअल मीट्रिक ऑन R3। Note important, we say that R is a metric space without giving metric on R, then it is assumed that metric is usual metric. अच्छा, अगर हमें मतलब रियल लाइन के बारे में ना बताया हो तो हम इन जनरल जो चीजें मीट्रिक की लेते हैं वो यूजुअल मीट्रिक ही एज्यूम करते हैं। यहाँ पर अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस दिए गए हैं, डी दिए गए हैं। अब उन डीज को हमने प्रूव ये करना है कि ये डी या ये जो डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन है, क्या ये मीट्रिक की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, क्या ये मीट्रिक बनती है या नहीं बनती। तो हम देख लेते हैं, let x be the set of all towns marked on a plane geographically mapped and dx1 x2 be the length of the shortest route from town x1 to x2 showed that d is metric on x। अब x हमारे पास क्या है, x हमारे पास जो स्पेस है वो क्या है, वो एक ज्योग्राफिकल मैप है जिसके ऊपर छोटे छोटे टाउन यानी कि पॉइंट जो लगे हुए हैं वो टाउन है और पूरा मैप जो है वो स्पेस x है। और उसके अंदर एक टाउन से दूसरे टाउन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डी से डिनोट किया गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमने प्रूव ये करना है कि ये डेफिनेशन उस मैप के ऊपर, कि अगर एक मैप के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट हों जो कि टाउन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमारे पास डी से डिनोट है, तो ये डी मीट्रिक की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, डी x1 x2 चूंकि लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट है x1 से x2 पे। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, अब जो शॉर्टेस्ट रूट होगा कोई से एक विलेज से दूसरे विलेज तक, अगर किसी भी विलेज का अपने आप से रूट देखेंगे तो वो शॉर्टेस्ट रूट 0 हो जाएगा और किसी दूसरे के साथ देखेंगे तो पक्की बात है वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आएगा। पहली बात ये होगी कि ये हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को होल्ड कर। अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट रूट x1 से x2 अगर 0 है तो फिर पक्की बात है कि हम उस विलेज का अपने साथ ही रूट देख रहे हैं, तो x1 इज इक्वल टू x2 है। दूसरी तरफ अगर x1 इज इक्वल टू x2 हो तो शॉर्टेस्ट रूट आप लोग एक पॉइंट, दोनों जो सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट का शॉर्टेस्ट रूट देखना चाहते हैं तो वो 0 आएगा। तो इसका मतलब d, अगर d x1 x2 0 है तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, और अगर x1 इज इक्वल टू x2 लेते हैं तो d x1 x2 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन यहाँ पर होल्ड कर रही है कि डी x1 इज इक्वल टू x1 x2 इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2। थर्ड क्या है जी हमारे पास, थर्ड ये है कि x1 से x2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लें या x2 से x1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लें, दोनों की वैल्यू चूंकि सेम आएगी तो इस वजह से x1 x2 और x2 x1 दोनों क्या है, सेम है। अगर हमारे पास कोई से 3 पॉइंट हो x1 x2 x3, x प्लेन से हमारे पास कोई से 2 पॉइंट हैं, ये नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं, कोलिनियर भी हो सकते हैं। अगर तो ये एक ही लाइन के ऊपर हैं पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो ये याद रखिए कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है कि पहला x1 यहाँ पे पॉइंट है, x2 यहाँ पे पॉइंट है, x3 यहाँ पे पॉइंट है। तो x1 x2 और x3 का जो डिस्टेंस है, x1 का x2 से डिफरेंस और x2 का x3 से डिस्टेंस वो सेम हो जाएगा x1 के x3 से डिस्टेंस के इस सूरत में। और अगर वो नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर का क्या मतलब है कि हम ये कह देते हैं कि यहाँ पे पॉइंट मौजूद ही नहीं है। पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, x2 यहाँ पे मौजूद है। तो अब याद रखें x2 का x1 का x2 से डिस्टेंस और x2 का x3 से डिस्टेंस, इन ये दोनों डिस्टेंस जो हैं वो x1 के x3 से डिस्टेंस से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो नॉन कोलिनियर की सूरत में ग्रेटर होगा डिस्टेंस x1 x2 और x2 x3 का, और कोलिनियर की सूरत में इक्वल होगा। तो इस वजह से ग्रेटर आर इक्वल टू वाली कंडीशन जो थर्ड ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी है वो भी हमारे पास क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब चारों प्रॉपर्टियां जो हैं वो होल्ड कर रही हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी डी की वो मीट्रिक है, हेंस डी इज अ मीट्रिक ऑन एक्स। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक एग्जांपल है, लेट x इज इक्वल टू आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट d फ्रॉम r क्रॉस r टू r बी डिफाइंड बाय d x1 x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 मॉड। d की ये डेफिनेशन है और
यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, डिफरेंस ऑफ x1 एंड x2। हमने प्रूव करना है कि ये मीट्रिक है। तो पहली बात यह है कि मॉड जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होता है, और डी इक्वल टू जीरो तब होगा जब मॉड जीरो होगा, और मॉड कभी भी जीरो तब हो सकता है जब अंदर वाला एलिमेंट जीरो हो, यानी कि x1 माइनस एक्स टू जीरो। और x1 माइनस एक्स टू जीरो होने का मतलब है कि x1 इज इक्वल टू x2। तो हाँ, मीट्रिक जीरो हो तो x1 इज इक्वल टू x2 होता है। दूसरी तरफ x1 इज इक्वल टू x2 ले लें तो उनका डिफरेंस जीरो होगा। डिफरेंस जीरो है तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो है तो हम कह सकते हैं कि डी जो है वो जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी x1 x2 जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2। तीसरी चीज है जी, तीसरी जो प्रॉपर्टी है, डी x1 x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 मॉड। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, वो हमने प्रूव कर दी। दूसरी प्रॉपर्टी थी इक्वल टू जीरो तब होगा जब इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि मैट्रिक्स जीरो लेके x1 x2 प्रूव कर दिया इक्वल, x1 x2 इक्वल लेके डी जीरो प्रूव कर दिया। अब डी x1 x2 जो है वो x1 माइनस x2 का मॉड होता है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, और नेगेटिव वाले का भी मॉड पॉजिटिव वाले के बराबर होता है। तो डी x1 x2 और डी x2 x1 दोनों आपस में क्या है जी, सेम हो जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, डी x1 x2 x1 माइनस x2 का मॉड ले लें, x2 x3 जो है वो x2 x3 का मॉड ले लें, x1 x3 जो है वो x1 x3 का डिफरेंस ले लें। तो x1 x3 को कैसे लिख सकते हैं, x1 माइनस x3 मॉड, तो इसमें x2 प्लस भी कर लें माइनस भी कर लें। तो अब आप लोगों ने क्या बात यूज की है यहाँ पे, ये है कि z1 प्लस z2 होल मॉड लेस आर इक्वल टू z मॉड। ये हमने एक प्रॉपर्टी z1 मॉड प्लस z2 मॉड, ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है मॉडुलस के लिए। तो कि इन दोनों का सम जो है, इन दोनों के सम का मॉड लेस आर इक्वल टू होगा अलग-अलग के मॉड के सम के। ओके जी, तो डी x1 x2 प्लस डी x2 x3, तो डी x1 x3 लेस आर इक्वल टू डी x1 x2 और x2 x3 ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। तो इसका मतलब ये भी मीट्रिक स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, मीट्रिक है। फर्दर है जी हमारे पास x इज इक्वल टू R2। अब हम टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर जो d डिफाइन किया गया है वो x1 माइनस x2 मॉड प्लस y1 माइनस y2 मॉड। इस तरीके का अगर d डिफाइन हो, इस तरीके का अगर फंक्शन हमारे पास डिफाइन हो, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि इस टाइप का जो d है ये भी मीट्रिक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या करेंगे, पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही होगी कि हमने इसको प्रूव करना है ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पे ये देखें कि दोनों वैल्यूज जो है यहाँ पर मॉड है और दो मॉड का सम है। तो मॉड चूंकि हमेशा पॉजिटिव होता है और दो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो की, नॉन नेगेटिव होगी। तो दोनों का सम ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, तो इस तरह से P1 P2 डी P1 P2 ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। अब दूसरी प्रॉपर्टी थी कि इक्वल टू जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ P1 इज इक्वल टू P2। तो मैं पहले इक्वल टू जीरो ले लूंगा और P1 इक्वल टू P2 प्रूव कर दूंगा, दूसरी दफा P1 P2 इक्वल ले लूंगा और डी ऑफ P1 P2 को जीरो प्रूव कर दूंगा। ये चेक करते हैं जी इसको, डी ऑफ P1 P2 इज इक्वल टू जीरो है तो मॉड एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम जीरो, और दो एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम जीरो तभी हो सकता है जब दोनों एब्सोल्यूट जीरो हो। तो इसका मतलब x1 x2 के इक्वल और y1 y2 के इक्वल हो। तो x1 y1 और x2 y2 दोनों पॉइंट जो है टू डायमेंशनल प्लेन के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और याद रखिएगा जब R2 से डिफाइन कर रहे होते तो हर एक पॉइंट जो है वो x1 y1 और x2 y2 के फॉर्म में होगा। तो दूसरी तरफ P1 P2 इक्वल लेके तो वहां पर x1 x2 और y1 y2 इक्वल होंगे, तो उनका डिफरेंस जीरो होगा, उनका एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो होगी और उनका सम जीरो। तो उसके अपोजिट भी हमने उसी तरीके से इसको क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि डी ऑफ P1 P2 भी जीरो हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, डी ऑफ P1 P2 और P2 P1 की इक्वल होता है, तो उसमें सिर्फ मॉड के अंदर वैल्यूज को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव का मॉड और पॉजिटिव का मॉड हमारे पास सेम होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं डी ऑफ P1 P2 और डी ऑफ P2 P1 दोनों का आंसर जो है वो सेम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डी ऑफ P1 P2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 मॉड प्लस y1 माइनस y2 मॉड। तो इसी तरह P2 P3 और P1 P3, तो P1 P3 वाले को हम जरा सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें x2 x वाले मॉड के अंदर भी 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं x2 को, और y वाले में भी y2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर वही जिस तरह z1 प्लस z2 मॉड लेस आर इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड, अलग-अलग मॉड की प्रॉपर्टीज का सम डेफिनेशन अप्लाई करवाएंगे। x1 1 2 1 2 वालों को अलग कर लेंगे इन दोनों टर्म्स को,
इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा देखें तो ये डी ऑफ पी वन पी टू है, इस टर्म को और इस टर्म को देखें तो ये डी ऑफ पी टू पी थ्री है। तो इसका मतलब डी ऑफ पी वन पी थ्री लेस आर इक्वल टू डी ऑफ पी वन पी टू और डी ऑफ पी टू पी थ्री आ गया है। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी लास्ट में प्रूव होगी है। तो हम अभी कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये जो डी यहाँ पर डिफाइन था ये भी क्या है, मीट्रिक है। फर्दर एक्स इज इक्वल टू आर टू है, तो याद रखिएगा आर टू के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर्स हैं, इसके अंदर जो पॉइंट्स लेंगे पी वन पी टू वो एक्स वन एक्स टू और वाई वन वाई टू यानी कि एक्स टू वाई टू। ये हमारे पास टू डायमेंशनल ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। हमने ये जो डी है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू और वाई वन माइनस वाई टू, इनकी मैक्सिमम वैल्यू डी इस तरह का डिफाइन है। तो हमने प्रूव करना है कि ये मीट्रिक है, यानी कि ये भी मीट्रिक की तमाम प्रॉपर्टीज को क्या करता है, होल्ड करता है, या डी की तमाम मीट्रिक की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। हेयर फंक्शन डी ऑफ आर टू क्रॉस आर टू टू आर इज डिफाइंड एज, डी हमारे पास कैसा है, पी वन पी टू इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू मॉड प्लस वाई वन माइनस वाई टू मॉड। अच्छा ये प्लस नहीं है, दरमियान में कॉमा है बेसिकली, तो आप लोग कॉमा ही इसको यूज करेंगे, बाद में थोड़ा सा इसको सेट किया भी हुआ है कि इन दोनों में से कि एक्स कंपोनेंट का डिफरेंस या वाई कंपोनेंट के डिफरेंस में से जो बड़ा है वो डी की वैल्यू है। अब पक्की बात है दोनों चूंकि मॉड और मॉड अलग अलग ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होते हैं, तो ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, ये पार्ट भी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो भी तो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा ना। इसका मतलब डी ऑफ पी वन पी टू ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। डी ऑफ पी वन पी टू जीरो अगर हो तो इसका मतलब इन दोनों के मॉड के डिफरेंस में से जो ग्रेटर वैल्यू है वो जीरो है। अब दोनों तो है मॉड, और मॉड के अंदर आंसर जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है, और हमने कहा बड़ी वैल्यू जीरो है, तो बड़ी वैल्यू जीरो तभी आ सकती है जब दोनों ही जीरो हो, क्योंकि जीरो से छोटे तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू और वाई वन इज इक्वल टू वाई टू। तो उसका इन्वर्स प्रोसेस में बिल्कुल इसी के बैक स्टेप्स करेंगे तो हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। डी ऑफ पी वन पी टू मैक्सिमम ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू और वाई वन माइनस वाई टू, मॉड के जितने भी हैं ये सिमेट्रिक प्रूव करना बड़ा ही सिंपल है कि आपने जस्ट नेगेटिव कॉमन लेना है और बता देना है कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी सेम रिलेशन हमारे पास होल्ड कर रहा होता है। पी वन पी टू पी टू पी थ्री और पी थ्री पी वन ये ले लिया। अब इनमें से जो मैक्सिमम है, अब हम मैक्सिमम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, और ये याद रखें कि ये इन दोनों में से मैक्सिमम एक्स वन माइनस एक्स टू भी हो सकता था, वाई वन माइनस वाई टू भी हो सकता था, इनमें से भी एक्स और वाई में से कोई भी हो सकता था, इनमें से भी एक्स या वाई में से कोई भी हो सकता था। अब मैं ये कहता हूँ कि इनके दोनों में तीनों के जो मैक्सिमम है वो एक्स वाले कंपोनेंट हैं, तो एक्स वन एक्स थ्री उसमें से एक्स टू और को प्लस माइनस कर लिया, तो पी वन पी थ्री लेस आर इक्वल टू डी ऑफ पी वन पी टू और डी ऑफ पी टू पी थ्री बन गया। तो ये चीज भी आ गई है। दूसरी तरफ हम दोनों तीनों के वाई लेके देख लें तो उससे भी प्रूव कर सकते हैं इसको, तो रिमेनिंग रिजल्ट्स भी इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास है जी लेट एक्स इज इक्वल टू आर टू बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई एंड लेट पी वन एक्स वन वाई वन और पी टू एक्स टू वाई टू, ये हमारे पास जो है वो आर टू के मेंबर्स हैं। याद रखिएगा ऑर्डर पेयर्स होते हैं वो आर टू के मेंबर होते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो ऐसा पी जो है, ऐसा डी जो है वो भी हमारे, ये बेसिकली डिस्टेंस ही है जो सिंपल डिस्टेंस हम टू डायमेंशनल में देखते हैं कि एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, तो सारे का स्क्वायर रूट, ये भी मीट्रिक है। तो पहली बात चूंकि इसके अंदर स्क्वायर्स आए हुए हैं और स्क्वायर्स का जो सम होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो आ जाएगा मेरे पास। मीट्रिक जीरो होने का मतलब एक्स वन एक्स टू है, यहाँ से पता चल जाएगा कि मीट्रिक जीरो डी ऑफ पी वन पी टू कब जीरो होगा, जब इसकी ये डेफिनेशन जीरो होगी। और स्क्वायर्स का सम जीरो कब हो सकता है, जब ये दोनों वैल्यूज अलग-अलग जीरो, और दोनों वैल्यू अलग-अलग जीरो होने का मतलब है कि एक्स वन एक्स टू के इक्वल और वाई वन वाई टू के इक्वल है, इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम है। बिल्कुल इसी के बैक पे चलते जाएं डी ऑफ पी वन पी टू तक, तो आप लोग उसका इन्वर्स प्रोसेस भी कर, क्योंकि इस सेकंड कंडीशन के अंदर इफ एंड ओनली वाली कंडीशन होती है, इस वजह से आपको डी ऑफ पी वन पी टू जीरो लेके पी वन इज इक्वल टू पी टू भी प्रूव करना होता है, और पी वन इज इक्वल टू टू पी टू लेके फिर डी ऑफ पी वन पी टू जीरो प्रूव करना होता है। तो इफ एंड ओनली की वजह से हम ऐसा करते हैं। थर्ड है पी वन पी टू है, तो चूंकि ऊपर स्केयर आया हुआ है, जैसे मॉड में हम कहते थे कि नेगेटिव ले ले तो मॉड पे फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसे स्केयर के अंदर आप लोग नेगेटिव भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो उससे दोबारा वही आंसर जनरेट हो जाएगा। तो डी ऑफ पी वन इज इक्वल टू डी ऑफ पी टू पी वन पी टू बन रहा है। अब पी वन पी टू पी थ्री आर थ्री के ऊपर उसी तरीके से कि अगर हमारे पास कोलिनियर होंगे तो दोनों का डिस्टेंस तीसरे के इक्वल होगा,
और अगर नॉन कोलिनियर होंगे तो दो का सम जो है वो तीसरे से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू की कंडीशन हमारे पास होल्ड कर रही होगी। ये 3 डायमेंशनल प्लेन के अंदर है, तो 3 डायमेंशनल का क्वेश्चन बिल्कुल वैसी होगा जैसे 2 वाला किया था आपने। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि आप लोग जहां जहां x1 माइनस x2 का स्क्वायर ले रहे थे, y1 माइनस y2 का स्क्वायर ले रहे थे, साथ ही एक और टर्म लिखते रहेंगे g1 माइनस g2 का स्क्वायर को। और जैसे x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2 सेकंड कंडीशन में आता था, ऐसे g1 इज इक्वल टू g2 भी आ जाएगा। यानी कि 3D पॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो बाकी तमाम स्टेप्स जो हैं वो एज इट इज चलेंगे जैसे 2D के लिए आप लोगों ने किए थे। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, show that every non-empty set can be given a metric and hence can be converted into a metric space। कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो तो उसको मीट्रिक के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यानी कि उसको मीट्रिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, और मीट्रिक स्पेस है। तो एक्स हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, उसको हम डिफाइन करवा लेते हैं। कैसा? ये डिफाइन डेफिनेशन जरूरी है कि एक्स नॉट एक्स वन को हम कह देते हैं कि सेम वैल्यूज के लिए आंसर 0 आता है और डिफरेंट वैल्यूज के लिए आंसर 1 आता है। नॉन एम्प्टी लेना है ना, तो एक 0 ले लिया, एक नॉन नेगेटिव। तो देखें दोनों डेफिनेशन जो है इस तरह का जो एक्स डी डिफाइन होगा, उसमें दोनों वैल्यूज को आप देखें, आंसर या तो 0 है या 0 से बड़ा है। इसका मतलब डी ऑफ डी नॉट जो है वो x1 x डी नॉट जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। और डी ऑफ x1 x2 0 कब है? इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। और इसी तरह x1 इज इक्वल टू 0 लेके डी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया। इफ एंड ओनली वाली कंडीशन जो हमारे पास है कि d 0 तो x1 x2 0, x1 x2 0 तो d 0। डी ऑफ x1 x2 को हम डी ऑफ x2 x1 भी कह सकते हैं, तो इस वजह से ये सिमेट्रिक भी है। और जब हम बात करेंगे ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी की, तो तीनों डिफरेंस जो है x1 x2 x3 में से तीनों अगर इक्वल ले लेंगे तो तब इक्वलिटी आ जाती है, क्योंकि तीनों का डिफरेंस डिस्टेंस जो है वो 0 आ रहा है, और 0 इज इक्वल टू 0। जब तीनों डिफरेंट लेंगे तो तीनों का आंसर 1 है, तो कोई से दो को ऐड करेंगे तो तीसरे से ग्रेटर होगा। फिर इसी तरीके से डिफरेंट केसेस ले लेके हम देख सकते हैं कि दोनों दो का आंसर तीसरे के या तो इक्वल रहेगा या फिर ग्रेटर रहेगा। और इस तरह की जो मीट्रिक है इसको हम डिस्क्रीट मीट्रिक भी कहते हैं एक्स के ऊपर। सी बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ यहाँ पर इतनी सी बात है कि जहां पर आर था प्रीवियस एग्जांपल में, जहां पर x1 माइनस x2 मॉड डी डिफाइन किया हुआ था, तो वो रियल लाइन के मेंबर्स थे। अब ये कॉम्प्लेक्स के मेंबर्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स और रियल के लिए ऑपरेशंस ये तकरीबन सारे सेम है यहाँ पर जितने भी डिफाइन होंगे। तो ये x1 माइनस x2 वाला जैसे था वैसे ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के लिए है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें जो डोमेन थी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स थी, यहाँ पर अब जो डोमेन है दैट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जी नेक्स्ट हमारे पास है, लेट डी बी मीट्रिक ऑन एक्स एंड डी प्राइम एक्स क्रॉस एक्स टू आर बी बी गिवन एज डी। जो डिफाइन है डी प्राइम बेसिकली जो डिफाइन है वो मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी एक्स वन एक्स टू। डी प्राइम को हमने मीट्रिक प्रूव करना है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन के अंदर मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी वन डी टू, तो ये जो डी एक्स वन एक्स टू है ये तो मीट्रिक पक्का है। मतलब इसके लिए हम मीट्रिक स्पेस की तमाम डेफिनेशंस जो थी उनके रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं इजिली। Here function d prime x cross x to r be given by d prime x1 x2 is equal to minimum of 1 d x1 x2 ये है। तो अब याद रखें कि 1 वैसे ही ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, 1 वैसे ही पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और डी x1 x2 चूंकि मीट्रिक है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो भी पक्की बात है कि ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये इसकी वैल्यू कम से कम गई भी तो 0 चल जाएगी। तो इन सारों का आंसर या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। अच्छा, दूसरी बात, डी प्राइम अगर 0 हो जाए, डी प्राइम 0 का मतलब है कि इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू 0। अब 1 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब डी एक्स वन एक्स टू 0, और डी चूंकि मीट्रिक है और ये 0 सिर्फ तभी होता है मीट्रिक की डेफिनेशन के मुताबिक इफ एंड ओनली इफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। यहाँ यहीं पे आप इफ एंड ओनली भी लिख सकते हैं बेसिकली कि डी प्राइम एक्स वन एक्स टू 0 होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। उसके बाद डी प्राइम एक्स वन एक्स टू मिनिमम ऑफ डी ऑफ एक्स वन एक्स टू। अब डी को आप लोग चूंकि मीट्रिक है तो इसकी x1 और x2 को इंटरचेंज कर सकते हैं। जब इसके इंटरचेंज करेंगे तो जो मिनिमम की पूरी डेफिनेशन है
उसके साथ मिला के डी प्राइम ऑफ एक्स टू एक्स वन बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डी प्राइम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स वन एक्स थ्री, इनमें से मिनिमम वैल्यू हम कहते हैं कि डी ही है, और डी के ऊपर ये डेफिनेशन, डी चूंकि मीट्रिक है तो ये होल्ड करती है कि डी ग्रेटर और इक्वल टू होता है डी ऑफ एक्स वन एक्स थ्री। तो इसका मतलब डी प्राइम भी के लिए भी वही वाला रिलेशन, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी है, होल्ड कर रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लेट एक्स डी वन एक्स टू डी टू डिफरेंट मीट्रिक है, और डी प्राइम कैसा है, उनका सम कि डी एक्स वन एक्स टू प्लस डी उन दोनों मैट्रिक्स का सम। अब ये बात तो क्लियर है कि उनका सम आपने मैट्रिक प्रूव करना है, तो चूंकि लहदा दोनों मैट्रिक है और दोनों ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, तो उन दोनों का सम भी क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है। इस वजह से पहली प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी सेटिस्फाइड हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं कि मैट्रिक इक्वल टू जीरो है, तो मैट्रिक जीरो करने का मतलब है कि उन दोनों का जो सम है d1 और d2 का सम वो जीरो है, और d1 d2 का सम जीरो होने का मतलब है कि ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, तो ये भी ग्रेटर, तो दोनों ही फिर जीरो है। तो दोनों जीरो तब होती है जब x1 इज इक्वल टू x2 है। इसी तरीके से x1 x2 को इक्वल लेके, पॉइंट को इक्वल लेके d प्राइम जीरो आप लोग प्रूव कर देंगे। फर्दर हमारे पास है d प्राइम जो है वो, उसको d1 x1 y1 और d2 x2 y2 लिख सकते हैं, और d चूंकि हमारे पास मीट्रिक है d1 और d2 दोनों ही, तो d1 को भी x1 y1 को y1 x1 लिख सकते हैं, और d2 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब d प्राइम के अंदर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। सेम इज द केस फॉर डी प्राइम वैल्यूज, कि डी प्राइम वैल्यूज को d1 d2 के सम के तौर पे लिखा, और d1 d2 के सम के तौर पे लिखेंगे तो ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी जब ऐड करेंगे तो d1 आपस में और d2 आपस में ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो d प्राइम भी हमारे पास ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। ओके ये फर्दर जो केसेस हैं, वन और टू केसेस मैट्रिक्स रिलेटेड, ये ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग में है कि x1 d1 और x2 d2 दो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं, और d डबल प्राइम जो है वो x1 x2 y1 y2, इसको मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यूज, जिस तरह प्रीवियस में उनका सम था तो यहाँ पर मैक्सिमम आ गया। तो d चूंकि दोनों ही मीट्रिक हैं तो उनका दोनों ही ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, तो उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी ऑब्वियस है कि वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो ही होगी। और मैक्सिमम जीरो अगर है, डी डबल प्राइम जीरो है, तो उन दोनों में से मैक्सिमम जीरो होगी। मैक्सिमम जीरो है तो इसका मतलब दोनों ही वैल्यू में से कोई एक वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो मैक्सिमम जीरो होने का मतलब है कि या ये जीरो है या ये, और लगा दें इसके दरमियान में, तो इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 और x2 इज इक्वल टू x y2। तो दोनों पॉइंट हमारे पास सेम हो गए। दूसरी तरफ पॉइंट जीरो लेके मीट्रिक को आप डी को डबल प्राइम को जीरो प्रूव कर देंगे। डी चूंकि मीट्रिक है तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को इजीली सेटिस्फाई किया जा सकता है। ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी के लिए देखना पड़ेगा कि इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज फर्स्ट ले लें, तो चूंकि ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी फर्स्ट वालियों पे होल्ड करती है डी वन पे क्योंकि मीट्रिक है, तो डी डबल प्राइम पे भी होल्ड करेगी। इसी तरीके से जो डी टू ले लें दोनों के तीनों के मैक्सिमम, तो उसके लिए भी उसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी। डी अगर हमारे पास मीट्रिक है तो डी प्राइम अगर इस टाइप का लें, डी एक्स वन एक्स टू ओवर डी वन प्लस डी एक्स वन एक्स टू, ये मीट्रिक है या नहीं है, इसको हमने अप्रूव करना है। तो पहली बात, चूंकि ये डी भी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, नीचे भी जो डी है वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, तो जब पॉजिटिव वैल्यूज को एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो वो आंसर भी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास डी प्राइम ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है। डी प्राइम अगर जीरो है तो फिर पक्की बात है कि आपके पास डी एक्स वन एक्स टू जीरो होगा, तो जीरो हो सकती है, और डी एक्स वन एक्स टू जीरो होता है इफ एंड ओनली इफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो दो टू साइडेड आप लोगों ने इसको दोनों को करना है। मीट्रिक में हम डी के अंदर एक्स वन और एक्स टू को इंटरचेंज करेंगे तो डी प्राइम के अंदर भी एक्स वन और एक्स टू इंटरचेंज हो जाएंगे। डी प्राइम एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री और एक्स वन एक्स थ्री में एक्स वन एक्स टू और एक्स टू एक्स थ्री को जब ऐड करेंगे तो
इस सारे का एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस डी एक्स वन एक्स टू, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आना था डी एक्स वन एक्स टू प्लस डी एक्स टू एक्स थ्री, और ये ग्रेटर आर इक्वल टू इन दोनों से होगा एलसीएम से। क्यों ग्रेटर आर इक्वल टू होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू इस वजह से है कि हम यहाँ पर नीचे डी ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स वन डिवाइड कर रहे हैं। पॉजिटिव वैल्यू पे जब डिवाइड करेंगे, बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू जब ऐड करते हैं तो आंसर हो जाता है स्मॉल, लेकिन ग्रेटर हो जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर में जब ऐड करेंगे तो वो वैल्यू लेस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ग्रेटर आ जाएंगे और ये वाली वैल्यू लेस हो जाएंगी। तो फिर एलसीएम लेंगे तो डी प्राइम की जो 1 3 की डेफिनेशन है वो हमारे पास होल्ड कर रही होगी। यहाँ तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स की हैं वो तमाम ऐसी एग्जांपल्स थी जिसमें हमने ये प्रूव किया कि ये मीट्रिक है। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है काउंटर एग्जांपल्स के लिए। काउंटर एग्जांपल्स में हमने ये प्रूव करना है कि हमने ये शो करना है कि ये मीट्रिक नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे हम मीट्रिक प्रूव करने के लिए कहते हैं कि तमाम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही होंगी, तो जब हमने ये प्रूव करना है कि ये मीट्रिक नहीं है तो हम ये कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी जरूर शो कर देंगे कि जो सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। तो एक्स वन मॉड प्लस एक्स टू मॉड में हम कहते हैं कि डी ऑफ एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू जीरो है, तो ऑब्वियसली दोनों का मॉड का सम जीरो, और दोनों का मॉड का सम जीरो तभी हो सकता है जब अलग-अलग दोनों जीरो हो। तो दोनों जीरो तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। जबकि दूसरी तरफ अगर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो, दोनों पॉइंट सेम हो, तो उनका मॉडुलस वैल्यू भी सेम होगी और उनका मॉड का सम भी एक्स वन प्लस एक्स टू डी ऑफ एक्स वन एक्स टू लिखा जाएगा, जो कि टू ऑफ एक्स टू मॉड लिखा जाएगा फर्ज किया अगर दोनों को एक्स टू कह देते हैं। लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि दोनों वैल्यू सेम हो तो उनका डी जीरो होगा। उसकी रीजन क्या है कि एक्स वन एक्स टू दोनों वन भी तो हो सकते हैं, और जब वन वन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर तो टू आ जाएगा। तो ये दोनों का दोनों पॉइंट सिमिलर के लिए डी एक्स वन एक्स टू जीरो, ये हमारे पास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब ये मीट्रिक नहीं है। और ये याद रखें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मीट्रिक स्पेसिस के अंदर, या जब भी आप लोग हायर स्टडीज के अंदर जब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर चीज़ों को डिफाइन करना और प्रूव करना जो कि ओवरऑल तमाम के लिए होल्ड कर रही हूँ, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अक्सर ये चीज़ें जिसमें हम क्या करते हैं, काउंटर एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं। तो ये काउंटर एग्जाम्पल्स हैं जिस ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्दर हमने देखना है जी डी एक्स वन एक्स टू दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ एक्स वन मॉड और एक्स टू मॉड का, ये भी उसने कहा है कि मीट्रिक नहीं है। तो हम देखते हैं कि अगर ये जीरो है तो एक्स वन और एक्स टू तो आ गया, लेकिन अगर एक्स वन एक्स टू सेम हो तो उनमें से मैक्सिमम वैल्यू जीरो, ये हम नहीं कह सकते। दोनों वैल्यू वन भी तो हो सकती हैं, दोनों वैल्यू टू भी तो हो सकती हैं। तो वैल्यू सेम होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों जीरो ही लेनी है आपने हमेशा। तो इस वजह से मैक्सिमम एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू मॉड, और एक्स टू मॉड का पक्का नहीं पता कि आप लोग हमेशा जीरो लेना है आपने या नहीं लेना। इस वजह से ये प्रॉपर्टी भी ये भी जो है वो मीट्रिक की डेफिनेशन को होल्ड नहीं कर रही। नेक्स्ट है हमारे पास डी डबल प्राइम। इससे पहले एक डी प्राइम हमने किया था, उसमें ऊपर डी एक्स वन एक्स टू था, वन माइनस डी एक्स वन एक्स टू नहीं था, नीचे ये वैल्यू थी। तो ये हमने प्रूव करना है कि ये डी, उसे ऊपर जो प्रूव किया था वो मीट्रिक प्रूव की थी। अब जो है वो हमने प्रूव करना है कि ये मीट्रिक नहीं है। तो पहली बात तो ये कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो वाली जो हम बात करते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू है, उसके बारे में नहीं पता कि एक्स वन एक्स टू क्या है। दूसरी बात ये कि डी डबल प्राइम जीरो है, तो इसका मतलब इसे जीरो होना चाहिए, और ये जीरो तब हो सकती है जब ये इक्वल टू जीरो हो। और डी एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू वन यहाँ से, और डी एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू वन अब शो नहीं करता कि एक्स वन और एक्स टू दोनों सेम हो। तो इस वजह से डी डबल प्राइम जीरो होने पे एक्स वन और एक्स टू सेम वैल्यू नहीं आई। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये किसी एक प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, इसका मतलब ये भी मीट्रिक की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहाँ तक जो काम हमने किया है वो क्या किया है कि मीट्रिक स्पेसिस के अंदर हमने ये चेक किया कि कोई भी डी डिफाइंड डी मीट्रिक है या नहीं है। उसके लिए हमने चारों प्रॉपर्टीज को चेक किया कि अगर उन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो मीट्रिक बन रही है, अदरवाइज वो मीट्रिक स्पेस नहीं है।
और उसके लिए हमने कुछ काउंटर एग्जांपल्स भी किए। तो काउंटर एग्जांपल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर क्या है जी? Let X D be a metric space, X naught belongs to X and R greater or equal to 0, उसमें X naught अगर कोई पॉइंट है और R कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, then open sphere centered at X naught and radius R is denoted by SR X naught। SR X naught ये एक सिंबल है जिसको हम कैसे रीड करते हैं कि open sphere with radii R and center X naught is defined as SR X naught is equal to X such that X belongs to कैपिटल X और उन दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन R। तो ये हमारे पास ओपन स्फीयर की डेफिनेशन है। और इसको यहाँ से कैसे देखेंगे कि हम ओपन स्फीयर के अंदर ऐसा स्फीयर ले रहे होते हैं कि वो तमाम पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं जिनका डिस्टेंस सेंटर के साथ R से लेस हो, यानी कि रेडियस से लेस हो। इसका मतलब ये हो गया कि उस स्फीयर की बाउंड्री को छोड़ के, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर डिस्टेंस R हो जाता है, तो बाउंड्री को छोड़ के उससे अंदर वाले सारे पॉइंट, बाहर वाले जो पॉइंट होंगे, ये देखें जो पॉइंट बाहर होंगे उनका डिस्टेंस R से ज्यादा होगा, जो अंदर होंगे उनका डिस्टेंस R से कम होगा। और जो ये X 8 दिया हुआ है शायद, तो 8 जो है ये बाउंड्री के ऊपर है, तो ना बाउंड्री वाला इसमें शामिल होगा ना बाहर वाले शामिल होंगे, सिर्फ अंदर वाले पॉइंट शामिल होंगे। तो इसका मतलब इसमें वो तमाम पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं जिनका रेडियस R से लेस हो। यूं कह लें कि जैसे एक बाल होती है, सॉलिड बाल हो, तो उसके ऊपर वाली बाउंड्री को छोड़ दें तो उसके अंदर वाले सारे पॉइंट जिनका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम हो। ओके, जो ओपन स्फीयर होता है वो हमेशा एक्स का सबसेट होता है, और ओपन स्फीयर कभी भी सेंटर एक्स नॉट पे अगर ओपन स्फीयर ड्रा करें तो वो एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पॉइंट स्फीयर भी हो सकता है जिसका रेडियस 0 हो, तो कम से कम वो पॉइंट तो खुद इंक्लूड होगा उसके अंदर, और फाई नहीं हो सकता है कभी भी। और तीन तरह के ओपन स्फीयर्स हैं, ओपन इंटरवल, ओपन डिस्क, ओपन बॉल। अच्छा याद रखिए, ओपन इंटरवल क्या है, ओपन डिस्क क्या है और ओपन बॉल क्या है। जब हम रियल लाइन की बात करते हैं, वन डायमेंशनल की बात करते हैं, तो वन डायमेंशन के ऊपर या रियल लाइन के ऊपर जो सेंटर अगर आप लोग एक्स नॉट कहीं पे भी जूम कर लें, ये लेट्स सपोज एक्स नॉट है, तो अगर इधर से आर यहाँ तक आता है और आर यहाँ तक आता है, तो इससे अंदर अंदर का जो डिस्टेंस है, यानी कि इधर से इसको आर को नहीं चूज करना, ये एक्स नॉट फर्ज किया 0 है, ये आर है, ये माइनस आर है, तो ना इधर से माइनस आर को लेना है ना इधर से आर को लेना है, तो ये माइनस आर और आर ओपन इंटरवल बन गया ना। तो रियल लाइन के ऊपर जो वन डायमेंशनल के अंदर जो ओपन स्फीयर होते हैं उनको ओपन इंटरवल कहते हैं। 2D के अंदर, 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल के अंदर हमेशा सेंटर से डिस्टेंस आर से कम हो, तो वो ओपन, यूं कह लें कि ये बाउंड्री को छोड़ के इसके अंदर अंदर का सारा एरिया, तो वो ओपन डिस्क बनती है, क्योंकि अंदर वाला सारा एरिया शामिल होने का मतलब होता है तो डिस्क बनती है। और 3D का मतलब होता है कि 3D तब बनती है जब आप लोग क्या करते हैं, वो 3D जैसे बॉल होती है, टेनिस बॉल होती है खेलने वाली, तीनों डायरेक्शन में जब आप लोगों के पास मौजूद हो, तीनों कोऑर्डिनेट्स के अलावा, तो उसकी बाउंड्री को छोड़ के अंदर वाले तमाम पॉइंट्स, तो उसको ओपन बॉल कहते हैं। तो बेसिकली ओपन स्फीयर होता है, ओपन स्फीयर 1D के अंदर आर के अंदर ले तो ओपन इंटरवल होता है, R2 के अंदर ले तो ओपन डिस्क होता है, R3 के अंदर ले तो ओपन बॉल होती है। ओके जी, लेट आर बी द मीट्रिक स्पेस एक्स नॉट, ये देखें ये मेरे पास सेंटर है, रेडियस 1/2 है, तो आपने आर पे रियल लाइन के अंदर ओपन स्फीयर मालूम करना है जिसका सेंटर 1/2 और रेडियस जो है रेडियस 1/2 और सेंटर 1 हो। तो डी x1 x2 दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस x1 x2 होता है, और एस आर एक्स नॉट की जो डेफिनेशन है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स और एक्स नॉट, यानी कि सेंटर का डिस्टेंस एक्स के साथ लेस देन आर हो, आर की जगह पे 1/2 पुट कर दें, एक्स नॉट की जगह पे 1, तो डिस्टेंस ऑफ x1 लेस देन 1/2, तो
आर के अंदर, रियल लाइन के अंदर x1 का डिस्टेंस होता है x-1, तो x-1 मॉड लेस देन 1, तो मॉड को कैसे लिखते होते थे, x-1 मॉड लेस देन 1 का मतलब होता है कि x-1 लेस देन 1/2 और x-1 ग्रेटर देन -1/2, तो x लेस देन 1 + 1/2, x लेस देन 3/2 और x ग्रेटर देन -1/2, बल्कि ये बनता है 1/2, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 3/2, तो ये बेसिकली ओपन इंटरवल है 1/2 3/2, तो इसका मतलब ये हो गया कि ओपन स्फीयर रियल लाइन के केस में ओपन इंटरवल होता है 1 आर के अंदर लें तो। an open sphere in usual metric space R is always open interval, कि वन डायमेंशनल के अंदर जो ओपन स्फीयर होता है वो ओपन इंटरवल होता है। अब आ जाएं ओपन डिस्क पे या R2 के अंदर। R2 के अंदर पॉइंट सेंटर जो है x0 जो है वो ए बी है और रेडियस जो है वो 1 है, SR P0 मालूम करना है, तो 2D के अंदर डिस्टेंस ऐसे डिफाइन होता है P1 P2 के साथ, x1 x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, तो इसका ओपन स्फीयर ऐसे डिफाइन होगा P1 P0 लेस देन R, P0 ए बी है और R जो है वो 1 है, तो एक्स वाई का ए बी के साथ डिस्टेंस कैसे आएगा 2D के अंदर, x कंपोनेंट में से x माइनस y में से y माइनस स्क्वायर लेके सारे का स्क्वायर हो, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें, तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर लेस देन 1 है, तो ये डिस्क है, इक्वल टू 1 है तो वो सर्कल है, और लेस आर इक्वल टू है तो क्लोज डिस्क है, तो ये लेस देन 1 है तो ये इसको हम ओपन डिस्क कहते हैं, ऐसी डिस्क जिसका रेडियस 1 है और सेंटर ए बी है, तो ये ओपन डिस्क बनती है। डिस्क का मतलब सर्कल और डिस्क के अंदर क्या डिफरेंस है ये आपको बता दूं। लेस देन का मतलब होता है कि सारे पॉइंट इंक्लूड होना, सर्कल होता है बेंगल टाइप का, उसमें सिर्फ सेंटर के साथ वो पॉइंट होते हैं जिनका डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो, मतलब सिर्फ बाउंड्री शामिल होती है, जबकि जब हम डिस्क की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ना सिर्फ बाउंड्री शामिल होती है बल्कि अंदर वाले पॉइंट भी शामिल होती हैं, जैसे कि कॉइन है हमारा, और जब ओपन डिस्क की बात करें तो लेस देन 1, तो उसका मतलब ये होता है कि सिर्फ बाउंड्री को छोड़ दें, अंदर वाला सारा पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड है। अब 3D के अंदर आ जाएं, बल्कि 2D की ही एक और एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर कि पॉइंट जो है वो 0 0 है, रेडियस 1/2 स्क्वायर रूट है, तो डेफिनेशन लेकिन डी की जो है वो डिफरेंट कर दी है कि x1 x2 मॉड प्लस y1 माइनस y2 का मॉड, तो ठीक है जी, आपने तो डी P1 P2 लेस देन R, आपके लिए तो बेसिक जो अजम्पशन है वो ये है ना कि आपको P0 दिया होगा, R दिया होगा, तो R दिया हुआ है 1/2 स्क्वायर रूट पुट कर दिया, P0 दिया हुआ है 0 0, अब P0 और P के जो डिस्टेंस कैसे मालूम करना है वो नहीं दिया हुआ, तो आप लोग वही x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट यूज कर लेंगे, यूजुअल मेट्रिक यूज करेंगे, लेकिन अगर d दिया हुआ है तो आप वो डेफिनेशन यूज कर लें कि x माइनस 0 मॉड y माइनस 0 मॉड लेस देन 1/2, तो x मॉड प्लस y मॉड लेस देन 1/2 स्क्वायर रूट, तो ये आप लोगों के पास क्या आ गई है, स्टेटमेंट आ गई है। ये भी हमारे पास क्या चीज है, ओपन स्क्वायर है विद x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दिस, ओके, ये डिफाइन कराया हुआ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, लेट x d नॉट बी अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, x नॉट बिलोंगिंग टू x एंड r बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, इसके लिए हमने मालूम करना है एस आर ऑफ x नॉट, तो अब दो केसेस हैं हमारे पास कि r जो है वो लेसर इक्वल टू 1 भी हो सकता है, r जो है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, तो बल्कि उसने खुद ही कहा है कि हमने चेक करना है कि r लेस देन 1 हो तो क्या करना है, लेसर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 की क्या, डी मीट्रिक है और कैसे डिफाइन है, डिस्क्रीट मीट्रिक है, तो वो डिस्क्रीट मीट्रिक याद होगा जो हमने डी x1 x2 इक्वल सेम पॉइंट्स के लिए 0 और डिफरेंट पॉइंट के लिए 1, तो इसको डिस्क्रीट मीट्रिक का नाम दिया था। तो जब ओपन स्फीयर मालूम करना है तो डिस्क्रीट मीट्रिक लेस देन r जब हमने कहना है, अब अगर x और x0 दोनों इक्वल ना हो तो फिर आंसर 1 आएगा और 1 लेस देन r, r क्या था, r अगर हमारे पास नेगेटिव लेस देन 1 वैल्यू है, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि r लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 1 हो दोनों के लिए, r लेस देन 1 है तो अंदर दो कैटेगरी बन सकती थी कि x और x0 दोनों सेम भी हो सकते थे, डिफरेंट भी,
अगर दोनों डिफरेंट हैं तो आंसर 1 आएगा, सेम है तो 0 आएगा। अगर 1 है तो फिर फॉल्स है कंडीशन, क्योंकि रेडियस हमारा लेस देन 1 है, और 0 है तो फिर, बल्कि लेस आर इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1 भी आ गया, तो 1 लेस देन 1, 1 से लेस नहीं है बल्कि इक्वल है, ये कंडीशन फॉल्स, एक कम से कम कंडीशन में ट्रू आ जाएगी, तो इसका मतलब ओपन स्फीयर जो है वो इक्वलिटी वाले केस में आ जाएगा कि x इक्वल टू एक्स नॉट वाले केसेस के अंदर आएगा। और दूसरा जो है हमारे पास, जब r ग्रेटर देन 1 हो तो फिर अगर x डिफरेंट पॉइंट है तो ओपन स्फीयर में मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, डी एक्स नॉट एक्स वन, 1 आएगा, 1 वाकई लेस देन आर है, ट्रू है, तो ये दोनों केसेस में ट्रू है। तो इसके लिए हमारे पास ओपन स्फीयर में दोनों तरह के पॉइंट्स आ जाएंगे, कि इक्वल पॉइंट्स भी आ जाएंगे और नॉन इक्वल पॉइंट्स भी आ जाएंगे। तो ये फॉर्म ही लिख लें कि इसके अंदर वो तमाम पॉइंट्स होंगे जो इक्वल हैं, एक्स जिसमें एक्स और एक्स नॉट इक्वल है, और जिसमें एक्स और एक्स नॉट इक्वल नहीं भी है। अबव एग्जांपल क्या कहती है कि ओपन स्फीयर विद रेडियस लेस आर इक्वल टू 1 इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज ऑलवेज सिंगलटन, कि इसके अंदर क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आया था एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट है, तो फिर हमारे पास ये ओपन स्फीयर जनरेट हो रहा था, तो सिंगलटन एलिमेंट बन रहा था। जबकि अगर हमारे पास ओपन स्फीयर विद रेडियस ग्रेटर देन 1 लिया था तो उसमें डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर तमाम एलिमेंट्स आ रहे थे एक्स के अंदर, कंप्लीट स्पेस जो है वो उसके अंदर इंक्लूडेड थी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आ गई है। लेट सी बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सी डी फ्रॉम सी क्रॉस सी टू आर बी डिफाइंड बाय डी z1 z2 is equal to z1 minus z2 mod। फाइंड एस आर ऑफ एक्स नॉट, ओपन स्फीयर आपने मालूम करना है, एक्स नॉट 1 है और रेडियस दिया हुआ है 0.001। तो क्या करेंगे, z1 माइनस z2 मॉड, तो एक्स नॉट दिया हुआ है आपको 1, तो इसका मतलब x और 1 का डिफरेंस लेना, x माइनस 1 मॉड लेस आर इक्वल टू 0.001। तो इसके अंदर अब जो पहले हमने रियल के लिए किया था वो कुछ और बात थी, कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स वो अब किसी और फॉर्मेट में होगा, वो ए प्लस बी योटा के फॉर्म में होगा। तो ए प्लस बी योटा का जब 1 से डिफरेंस लेंगे तो वो रियल में से 1 माइनस होगा, योटा योटा बी बचेगा। तो इसका जब मॉड आएगा तो रियल कंपोनेंट का स्क्वायर, इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर होगा। तो ये सारे वैल्यू जो आ गई है डी एक्स वन, यानी कि एक्स माइनस 1 मॉड आ गया है ये, और लेस इक्वल टू 0.001। तो इसका जब स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइडों पे तो आप लोगों के पास ओपन डिस्क आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डी अगर कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है और डी प्राइम ऐसा डिफाइन हो 1 मिनिमम ऑफ डी एक्स वन एक्स टू, तो फिर ओपन स्फीयर किस टाइप का होगा। तो डी प्राइम चूंकि मिनिमम वैल्यू है तो ओपन स्फीयर मिनिमम ऑफ, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन है डी ऑफ एक्स वन एक्स टू लेस देन आर, तो डी प्राइम की जस्ट डेफिनेशन पुट कर दें, आपके पास ये ओपन स्फीयर है, बस आपने डेफिनेशन लिखनी है। तो आप क्या करते जाएंगे, जहां जहां भी डी एक्स वन एक्स टू लेस देन आर था तो डी प्राइम की जगह पे डी प्राइम की वैल्यू लिख दें, तो ये ओपन स्फीयर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं जो देखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोग जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, और थ्योरम क्या है जी, लेट x1 x2 बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस x। कोई भी मैट्रिक्स स्पेस के आप लोगों के पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट टू ओपन स्फीयर्स SR1x1 एंड SR2x2 in X such that SR1x1 intersection SR2x2 is equal to 5। हमने ये प्रूव करना है कि दो ओपन स्फीयर्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, हमारे पास ओपन स्फीयर होगा अगर x1 x2 दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो। तो अब ले लेते हैं जी हमारे पास SR1x1 और R2x2 दो ओपन स्फीयर हैं, सेंटर उनके x0 x2 हैं, तो ये x0 इसका सेंटर है, इसका सेंटर x1 है, इसका सेंटर x2 है, और रेडियस R1 R2 है। अब डिस्टेंस बिटवीन x1 और x2 हम ले लेते हैं कि R1 प्लस R2, और तो उनका फिर इंटरसेक्शन प्रूव करना है कि वो एम्प्टी है। अब देखें
पहली बात ये कि हम इंटरसेक्शन अगर उनका नॉन एम्प्टी दें तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो पहले ओपन स्फीयर में भी है, दूसरे ओपन स्फीयर में, क्या R1 X1 में भी है, R2 X2 में भी है। तो x पहले के अंदर और दूसरे के अंदर है, तो x का x1 से डिफरेंस R1 से लेस होगा और x2 से डिफरेंस R2 से लेस होगा। तो ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी x1 x2 पे जब लगाएंगे तो x1 x और x2 x, तो ये डिस्टेंस लेस देन R1 है, ये डिस्टेंस लेस देन R2 है, और ये टोटल डिस्टेंस R1 प्लस R2 है। तो R1 प्लस R2 लेस देन R1 प्लस R2 बन रहा होगा, जो कि कॉन्ट्रोडिक्शन है कि एक इन वैल्यू अपने आप से लेस हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके इंटरसेक्शन में कोई वैल्यू नहीं होगी और वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। ओपन सेट, अच्छा सबसेट की डेफिनेशन दी हुई है। सबसेट U of a metric space is called an open set if every x belongs to U there exists a real number R such that x belongs to S or X subset of U। क्या आप लोगों के पास कोई भी सबसेट U जो है ओपन होगा, ओपन सेट कहलाता है अगर इसके किसी भी पॉइंट के लिए आप लोग एक ऐसा ओपन स्फीयर ड्रा कर सकें जो कि उस ओपन सेट के अंदर लाई कर रहा हो। यानी कि अगर आप लोग ओपन सेट कहते हैं ना, तो ओपन सेट का मतलब ये होता है कि यू ओपन सेट तब होगा जब आप इसका कोई भी एक पॉइंट एक्स नॉट चूज करें। एक मिनट,